हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 16 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। यह चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ के नियम एवं वैद्युत परिपथ का पार्ट 2 वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। इस वीडियो में 16 के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 200 ओम का एक प्रतिरोध, एक वोल्ट मीटर तथा नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट है तो उसके प्रतिरोध की गणना कीजिए, धारा कितना बहेगा परिपथ में वो निकालिए। ये है क्वेश्चन नंबर 17। कह क्या रहा है, एक बार फिर से बड़ी देखिए। कह रहा है 200 ओम का एक प्रतिरोध है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया है जो कितना है? 200 ओम का है। ठीक है। आगे कह रहा है कि 1 वोल्ट मीटर लगाया गया है तथा नगण्य प्रतिरोध वाला एक सेल लगाया गया है, जो सेल का वैद्युत वाहक बल E दिया है। सेल का वैद्युत वाहक बल E दिया है, वह दिया है 2.0 वोल्ट। ठीक है, यानी 2 वोल्ट। ठीक। आगे पूछ रहा है कि सभी श्रेणी क्रम में, यानी जो वोल्ट मीटर लगाया गया है वो और ये जो वायर रेजिस्टेंस लगाया गया है, लोड रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं, वो दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। हम मान लेते हैं, माना जो आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है हमने मान लिया किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ध्यान दीजिएगा, आर डैश है। ठीक। जो वोल्ट मीटर आपने लगाया है उसका प्रतिरोध हमने कितना मान लिया है? आर डैश। ये 200 ओम तो अलग से लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है। किस क्रम में लगे हैं? श्रेणी क्रम में। अतः परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वह कितना होगा आप बताइए? तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपका ये और ये। श्रेणी क्रम में कैसे निकलता है? R1 + R2। पहला कितना है? 200, दूसरा कितना है? R डैश। ठीक है। अब आगे पूछ क्या रहा है? आगे पूछ रहा है कि उसके प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी R डैश का मान बताइए आप। आगे पूछ रहा है कि परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, I बराबर होता है E/R + R होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि स्मॉल r नगण्य है, इसकी गणना आपको नहीं करना है। ये जो R है ये कैसा है? कुल है। ठीक है, इक्विवेलेंस है, तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, R कौन सा रखेंगे? तुल्य प्रतिरोध रखेंगे। तो चलिए यहां से देख लेते हैं, I बराबर क्या हो जाएगा? E का मान देखिए दिया है, बैटरी का वैद्युत वाहक बल कितना दिया है? 2। R इक्विवेलेंस, तुल्य प्रतिरोध कितना दिया है? 200 + R डैश, समीकरण नंबर 2। अभी आगे देखिए, पढ़िए क्या दिया है। आगे कह रहा है कि नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल का विभवांतर 2 वोल्ट है, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट है। जो वोल्ट मीटर आपने लगाया है, वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक बता रहा है वो कितना बता रहा है? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बता रहा है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। अब बताइए, जब 1 वोल्ट पाठ्यांक है तो धारा इसमें कितना प्रवाहित होगी? I बराबर ओम के नियम से V के बटे क्या होता है? R। भी इसका वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है बटे R। R कौन सा लेंगे बताइए? R इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए? I/V/R डैश। देखिए वोल्ट मीटर का जो हमने प्रतिरोध माना है वो कितना माना है? R डैश। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा? I = V। V का मान कितना है? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1/R डैश, समीकरण नंबर 2। यहां से देखिए ये भी प्रवाहित धारा है, ये भी प्रवाहित धारा है। I का मान यहां से उठा करके यहां पे रख देते हैं। I का मान हम लोग क्या कर रहे हैं? I का मान समीकरण 1 में रखने पर, I का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हम I का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं। I है, I का मान कितना है? 1/R डैश।
इज इक्वल टू कितना है, देखिए 2/200 प्लस आर डैश, ठीक है ना। तिर्यक गुणा करा देते हैं, तिर्यक गुणा कराएंगे 200 प्लस आर डैश, एक भी गुणा होगा तो 200 प्लस आर डैश ही आएगा। 2 का गुणा आर डैश में होगा 2 आर डैश, ये आर डैश प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी 200 बराबर 2 आर डैश माइनस आर डैश। 2 आर डैश में से 1 आर डैश घट जाएगा, कितना बचेगा आपका, बचेगा 1 आर डैश। आर डैश का मान कितना 200, यानी कि जो वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध आर डैश था, आर डैश का मान कितना आया है 200 ओम। अब आर डैश का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, आ जाएगा। चाहे जिस समीकरण में रखिए, इसमें रखेंगे तब भी आ जाएगा, इसमें रखेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो आर डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए आर डैश का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो बताइए, सॉरी 2 में रख देते हैं, इजीली आ जाएगा एकदम। आई बराबर क्या है बताइए, 1/r डैश, आर डैश का मान कितना है 200, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आई बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/2 गुणे 100 लिख सकते हैं ना। 200 को हमने क्या लिख दिया 2 गुणे 100, और 100 को क्या लिख रहे हैं, देखिए आई इज इक्वल टू 1 का भाग 2 में देंगे, 2 का भाग 1 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 0.5, ये 100 है 10 के घाते 2 होगा, ठीक है। 10 के घाते 2 ऊपर चला जाएगा तो 10 के घाते -2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक अंक दशमलव हम दाहिने साइड लेकर के जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 5.0 हो जाएगा। दाहिने साइड लेकर गए तो 10 के घात में -1 जुड़ जाएगा, -2 था तो -3 हो जाएगा, इतना एम्पियर, ठीक है। या फिर ये कहिए, या फिर यहां से आई का मान हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एम्पियर को मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं, 5 मिली एम्पियर, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने जो वोल्ट मीटर था उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, प्रवाहित धारा का मान निकाल लिया। आई होप क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 17 को नोट कर लीजिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप अपने मन से भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक संचायक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है को 12.5 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से आवेशित किया जाता है। यदि आवेशन धारा 0.5 एम्पियर हो तो सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए जब हमने सेल का वैद्युत वाहक बल पढ़ाया था तो वहां पे हमने आवेशन की प्रक्रिया, यानी कि जब चार्ज आप बैटरी सेल को दे रहे हैं तब क्या होगा, ठीक है, वो सब हमने देखा था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो है 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कह रहा है कि एक संचायक सेल है, संचायक सेल का जो वैद्युत वाहक बल E का मान दिया है वह दिया है 12.5 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है वह कितना है 1 ओम, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि जब आवेशित इसको कर रहे हैं तो आवेश की जो धारा आप दे रहे हैं वह दे रहे हैं 0.5 एम्पियर, ठीक है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सेल का वैद्युत वाहक बल बताइए, ठीक है। सेल का वैद्युत वाहक बल ये देखिए क्या है 12.5 तो सेल का वैद्युत वाहक बल ही है, ठीक है, सेल का वैद्युत वाहक बल ही है। लेकिन ये जो पूछ रहा है वो टर्मिनल विभवांतर पूछ रहा है। वैद्युत वाहक बल नाम जरूर दिया है लेकिन क्या पूछ रहा है, टर्मिनल विभवांतर। अब देखिए जो टर्मिनल विभवांतर है भी वह हमने पढ़ा है E-IR, कब, जब सेल से धारा ले रहे हैं, ठीक है ना। जब सेल को हम धारा दे रहे हैं तो ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ये माइनस यहाँ पे कब लगता है, जब सेल से धारा ले रहे हैं। ये प्लस कब हो जा रहा है, जब सेल को धारा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इतना धारा सेल को दे रहे हैं तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो V बराबर E का मान कितना है 12.5, I का मान कितना है 0.5 इंटू R का मान कितना है 1, यानी V बराबर कितना हो जाएगा 12.5 गुणा कर देंगे 0.5, दोनों को जोड़ दिया, V बराबर कितना जाएगा 13 वोल्ट, ठीक है ना। चलिए ये है वैद्युत वाहक बल, ठीक है, या टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इसके बारे में वैद्युत वाहक बल जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो विस्तृत में पढ़ा था। आई होप वो आपको याद होगा तो ये आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि संलग्न परिपथ में ये एक ऐसा परिपथ बनाया हुआ है, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, वैद्युत धारा I का मान तथा वैद्युत शक्ति क्षय भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, प्रवाहित धारा का मान निकालना है और कितना वैद्युत शक्ति का क्षय हो रहा है वो भी निकालना है। धारा मान लेते हैं I प्रवाहित हो रहा है कुछ इस प्रकार से। देखिए सेम फिगर है, सेम फिगर को हम एक दूसरे तरीके से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 4 पॉइंट हमें दिया है, A, B, C और D। कुल कितने पॉइंट दिए हुए हैं? 4 पॉइंट। चारों पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। A ये मान लेते हैं, B क्या है? ये वाला है। C क्या है? यहाँ पे है। D कहाँ है? यहाँ है। ठीक है ना। ये 4 पॉइंट दिया था, चारों पॉइंट हमने लिख दिया। चलिए देखते हैं पहला वाला जो प्रतिरोध है ये वाला, ये किसके किसके बीच में लगा है? A और C के बीच में। A और C के बीच में देखिए जो प्रतिरोध लगा है कितने का लगा है? 5 ओम। तो A और C के बीच जो प्रतिरोध हम लोग लगा रहे हैं वो 5 ओम का लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रतिरोध लगा दिया 5 ओम। अब देखिए ये वाला प्रतिरोध बात कर रहे हैं, ये वाला जो प्रतिरोध है किसके किसके बीच में लगा है? A, D। ये वाला ऊपर वाला प्रतिरोध किसके किसके बीच में है? A और D। A यहाँ है, D यहाँ है। A और D के बीच चले लगा देते हैं प्रतिरोध। ठीक है, A और D के बीच जो प्रतिरोध लगा है कितने का लगा है? 10 ओम का लगा है। तो यहाँ हम लोग 10 ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं। ठीक है, 10 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। अब बात करते हैं ये वाला जो प्रतिरोध है, ये वाला प्रतिरोध किसके किसके बीच में है? C और D। तो चलिए C यहाँ है, D यहाँ है, C और D के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध लगाया है, हम भी लगा देते हैं। ठीक है ना, 10 ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं। यहाँ पे 10 ओम लग गया। उसके बाद ये भी हो गया। अब कौन सा बचा है? ये नीचे वाला। नीचे वाला देखिए किसके किसके बीच में है? नीचे वाला यहाँ पे C, B। C कहाँ है? यहाँ है। B यहाँ है। C और B के बीच में चलिए प्रतिरोध लगा देते हैं। कितना है? 10 ओम। ठीक है, तो 10 ओम का प्रतिरोध हमने यहाँ भी लगा दिया। उसके बाद ये हो गया। अभी ये बचा है ना, ये 20 वाला बचा है। तो देखिए 20 वाला कहाँ? 20 का एक सिरा D से है, दूसरा सिरा B। यानी ये वाला किसके किसके बीच में है? B और D के बीच में। तो चलिए B और D के बीच में लगा देते हैं। B और D के बीच में जो प्रतिरोध है वो हमने लगा दिया। कितने ओम का है? 20 ओम का है। ठीक है, तो ये जो प्रतिरोध था, इस प्रतिरोध को इस फिगर को, इस सर्किट को हमने कुछ इस प्रकार से सेम टू सेम वही सर्किट है। देखिए A और C के बीच में 5 ओम का लगा था, C के बीच में 5 ओम का हमने लगाया। मतलब पूरा का पूरा सर्किट सेम इसी प्रकार से। अब देखिए जो बैटरी है वह A और B के बीच में लगाया है। तो चलिए हम भी बैटरी A और B के बीच में लगा देते हैं। ठीक है, A और B के बीच में बैटरी हमने कुछ इस प्रकार से लगा दिया। ठीक है, धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, 5 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब देखिए सेम टू सेम यही फिगर है, कोई भी हमने अंतर नहीं किया है। लेकिन ये फिगर देखते ही आपको याद आ गया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। एकदम ऐसे ही फिगर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में बनाया था और हमने कहा था कि अगर ये बटे ये हो जाए, ये बटे ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब इसके बटे ये कर दीजिए। जैसे ये 5 है, ये कितना है? 10। 5 बटे 10 बराबर हो जाए 10 के बटे 20 के। इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाए, कट कर देंगे तो 1/2 1/2। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तब इस बीच वाले में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस बीच वाले में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी ये वाला जो आपका प्रतिरोध होगा ये इस सर्किट से बाहर हो जाएगा। देखिए ये बटे ये बराबर है ये बटे ये के, तो क्या होगा? इस बीच वाले में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। जो भी धारा यहां से ऐसे जाएगी, I1 सपोज करते हैं, वो धारा इसमें न जा करके यहां से I1 धारा ऐसे चली जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से I2 धारा इधर से जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा, I2 धारा इधर चल जाएगा। ये आप व्हीटस्टोन ब्रिज में बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज को अच्छे से हमने समझा था। यहां से हमने क्या देखा? यहां से सबसे पहले फिगर से देख रहे हैं। ठीक है, चित्र से हम लोग क्या देख रहे हैं? चित्र से। चलिए ये बटे ये, मतलब 5 के बटे 10। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज में R1 बटे R2 इज इक्वल टू R3 बटे R4। R1 ये वाला प्रतिरोध होता था, R2 ये वाला, R3 ये वाला, R4 ये वाला। तो 5 के बटे 10, 5 के बटे 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 के बटे 20। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो बीच वाले में कोई धारा प्रवाहित होगी नहीं, कट जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू 1/2। यानी कि
इस वाले प्रतिरोध में ये जो 10 ओम का प्रतिरोध है इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। कहेंगे कि अतः सी डी के बीच में लगे प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। लगे प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। उस वाले में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो तो वाला क्या होगा, वो वाला क्या होगा, सर्किट से बाहर। ठीक है, वो वाला सर्किट से बाहर। अब बचा कौन है, इसको हमने बाहर कर दिया, ये तो लगा रहेगा, इसमें कोई धारा नहीं जा रही है, सर्किट से बाहर हो जाएगा। अब देखिए I1 इसमें गया, I1 ही इसमें गया। ठीक है, यानी ये 5 ओम और ये 10 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, कहेंगे कि अतः क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाल रहे हैं। यहां से धारा I1, जितना धारा इसमें जाएगा उतना ही धारा इसमें। ठीक है, तो 5 ओम व 10 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है अगर तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा आप बताइए। R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी 5 प्लस 10 यानी 15 ओम। यानी ये दोनों मिलकर के आपस में कितना दे रहे हैं, 15 ओम। उसी प्रकार से ये 10 वाला ये 20 वाला, देखिए जितनी धारा इसमें उतना ही धारा इसमें, इधर धारा नहीं जाने वाला है। ठीक है ना, तो ये दोनों भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। कहेंगे कि और 10 ओम व 20 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है। अब बताइए जब श्रेणी क्रम में है तब तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश कैसे निकलेगा, R1 प्लस R2। देखिए R1 प्लस R2 फार्मूला, ये हम फार्मूला लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसको R1 माना इसको R2। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। अब डायरेक्ट आप जानते हैं तो डायरेक्ट लिखिए 10 प्लस 20। ठीक है, पहला दूसरा दोनों को जोड़ देते हैं, 10 प्लस 20 यानी 30 ओम। ठीक है, ये दोनों मिलकर कितने दिए, 15 ओम। ये दोनों मिलकर कितने दिए, 30 ओम। लेकिन देखिए यहां से धारा दो भागों में बढ़ रहा है, कुछ धारा इधर जा रहा है, कुछ धारा इधर, यानी धारा का बंटवारा हो रहा है। धारा का बंटवारा हो रहा है मतलब दोनों समांतर क्रम में है। ये दोनों इन दोनों के समांतर क्रम में। ये केवल बात करेंगे तो श्रेणी में, ये केवल क्या है, श्रेणी में। लेकिन दोनों इस दोनों के क्या है, समांतर क्रम में है। यानी जो R डैश है और R डबल डैश है, ये R डैश R डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। तो चलिए देख लेते हैं समांतर क्रम में है तब क्या हो जाएगा। यहाँ पे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंस कैसे निकलता है, 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। 1/R डैश का मान देखिए, R डैश का मान कितना है, 15। R डबल डैश का मान कितना है, 30। ठीक है ना, चलिए इधर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए 1/R इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30। ठीक, 15 दूना 30, 30 से कम 30। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 3/30। R इक्विवेलेंस यानी तुल्य प्रतिरोध जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, वो हो जाएगा 30/3, कैंसल हो जाएगा 10 ओम। यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंस आ रहा है वह 10 ओम आ रहा है। R इक्विवेलेंस कितना आ रहा है, 10। इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वह कितना आ रहा है, 10 ओम। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है, 10 ओम। आगे क्या पूछ रहा है, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, फर्स्ट, जिसमें पूछा था कि आप पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है कि प्रवाहित धारा का मान बताइए। तो धारा I बराबर क्या होता है, V के बटे R। जो R लेंगे वो कौन सा लेंगे, इक्विवेलेंस वाला, तुल्य पूरे परिपथ का। पूरे परिपथ में निकालना है तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध लेंगे। तो I बराबर कितना हो जाएगा, V का मान कितना है, 5। R इक्विवेलेंस का मान कितना दिया है, 10। ये इससे कैंसल, कितना हो जाएगा, 1/2। यानी जो I का मान है भाग देंगे तो 0.5 एम्पियर। ठीक है, परिपथ में धारा कितना प्रवाहित हो रही है, 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब चलिए इधर देख लेते हैं, इधर हम लोग देख लेते हैं। अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे आपसे पूछ रहा है वैद्युत शक्ति क्षय। ठीक है, तो वैद्युत शक्ति क्षय कैसे निकलेगा, देखिए वैद्युत शक्ति क्षय। जब हम लोग शक्ति पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है, I² इंटू R। I का मान हमें पता है 0.5। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर
इंटू आर, तुल्य प्रतिरोध कितना है 10, ठीक है। 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25 गुणे 10, ठीक है। 0.25 बताइए 10 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2.5। शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, ठीक है। तो इतना आपका वैद्युत शक्ति क्या होगा क्षय होगा। तो इक्वेशन नंबर यहाँ फर्स्ट तुल्य प्रतिरोध इतना है, प्रवाहित धारा का मान इतना है और वैद्युत शक्ति कितना क्षय हो रहा है इतना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। आई होप क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आया होगा। इजी है, बस आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नांकित परिपथ आरेख संतुलित व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित करते हैं। ये जो दो फिगर बनाया गया है ये आपका फिगर नंबर फर्स्ट है और ये फिगर नंबर सेकेंड है। ये दोनों कैसे हैं संतुलित अवस्था में, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था को प्रदर्शित कर रहे हैं। संतुलित अवस्था को प्रदर्शित कर रहे हैं मतलब इस वाले ब्रांच में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। जो गैल्वानोमीटर लगाया गया है इसमें कोई भी विक्षोभ नहीं है, ठीक है। पूछ रहा है कि ए व बी में आर की गणना कीजिए। ये जो रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है और ये वाला जो रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है इसका मान आप बताइए। और पूछ रहा है कि चित्र ए में, पहले वाले चित्र में I1 का मान बताइए। ये जो धारा इधर जा रही है कितनी धारा जा रही है। तो चलिए पहले वाले फिगर की बात करते हैं। सबसे पहले चित्र ए के लिए, चित्र 1 के लिए सबसे पहले बात करते हैं। पहले वाले चित्र के लिए जो ऊपर बनाया हुआ है, देखिए कह रहा है कि ये जो फिगर है ये कैसा है संतुलन अवस्था है व्हीटस्टोन ब्रिज का। अगर ये प्रतिरोध R1 होता, ये R2 होता और ये R3 होता, हम ऐसा कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। ये R4 होता तो व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में होता क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज की जो संतुलन अवस्था है उसमें क्या हो जाता आप बताइए, उसमें हो जाता R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ये हमने पढ़ा है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन होता है तो ये, यानी ये वाला रेजिस्टेंस बटे ये वाला बराबर होगा ये वाला रेजिस्टेंस बटे ये वाला। तो चलिए देख लेते हैं R1 का मान कितना है। R1 का मान दिया है 15 ओम, ठीक है। R2 का मान कितना दिया है, R2 का मान दिया है 30 ओम, ठीक है, बराबर है R3। R3 का मान कितना दिया है R, और इसी R का मान हमें निकालना है बटे R4। R4 का मान कितना है 6, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये 15/30 यानी 1/2 हो जाएगा। ये 6 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग, यानी देखिए 6 इधर 1 बचा है, 6 गुणे 1/2 बराबर कितना है R। ये 2 इससे कट जाएगा यानी R बराबर कितना आ गया 3 ओम। R बराबर कितना आ गया 3 ओम। अब पूछ रहा है कि ये I1 का मान बताइए, I1 के लिए, I1 के लिए, ठीक है। तो आप बताइए I1 बराबर क्या होगा, I बराबर क्या होता है V के बटे R, V बटे R होता है। R कौन सा रखेंगे, V का मान तो हमें पता है यहाँ 6 वोल्ट दिया हुआ है। R कौन सा रखेंगे रेजिस्टेंस। देखिए I1 धारा किस में प्रवाहित हो रही है, I1 धारा यहाँ चला जाएगा, इसमें तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, संतुलन अवस्था में है तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये वाला बाहर हो जाता है, ठीक है। तो I1 धारा इसमें, I1 धारा इसमें प्रवाहित होगी, यानी इसका और इसका, इन दोनों का R1 और R3 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो R हम लोग रख रहे हैं, सपोज करते R डैश है और R डैश का मान क्या होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध। दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, जितना धारा इसमें उतना ही धारा इसमें, ठीक है। दोनों श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा बताइए। I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V का मान देखिए, A अगर यहाँ मान लेते हैं A और C, तो किस A और C के बीच में है 6 वोल्ट, ठीक है, बटे R डैश मतलब R1 प्लस R3, ठीक है, R1 प्लस R3, ठीक है। इसमें एक I1 धारा प्रवाहित हो रही है तो इन्हीं दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 6, R1 मतलब पहला वाला प्रतिरोध कितना है 15, R3 मतलब R कितना है 3 ओम, ठीक है। तो यहाँ से I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6/18, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। I1 का जो मान आएगा वह 1/3, देखिए 6
कट जाएगा, तो भाग अगर दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.33 एम्पियर। ठीक है, इतनी धारा प्रवाहित होगी इस वाले में। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो पहला फिगर है, पहले वाले फिगर के लिए ये आप नोट डाउन पहले कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सेकेंड वाले को देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले इसको और इसको आप लोग लिख लीजिए। ये आपका 20 है जिसमें हमने आर का मान निकाला है, प्रवाहित धारा का मान निकालना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं फिगर नंबर सेकेंड के लिए। फिगर नंबर सेकेंड में क्या बनाना है, हमें इस आर का मान बताना है। सबसे पहले इसी फिगर को हम देखिए कैसे लिख रहे हैं। इस फिगर को हम लोग लिख रहे हैं, सपोज करते हैं ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला जो पॉइंट है सी है, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है डी है। अब जितने भी प्रतिरोध लगे हैं सभी प्रतिरोधों के बीच जो है, देखिए पहला वाला प्रतिरोध कितना है, सपोज करते हैं ये देखिए ए तो यहाँ भी है, ए और सी के बीच में लगा है। ठीक है ना, ये वाला किसके बीच में लगा, यहाँ भी तो यहाँ भी बी। ठीक है, ये किसके बीच में लगा है बी के। तो चलिए इस फिगर को एक दूसरे तरीके से समझने के लिए बताते हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ क्या है डी है। ठीक है, ये सी है, ये डी है, ये बी है, ये ए है। ठीक है, तो ए और सी के बीच में देखिए कौन सा प्रतिरोध लगा है, सबसे पहले ए यहाँ है, पकड़ के चलिए, यहाँ भी कितना होगा ए ही होगा। अगर यहाँ का विभव भी तो यहाँ का विभव भी कितना होगा भी, यानी ए यहाँ है तो ए यहाँ है। ए और सी के बीच में कितने ओम का लगा है 6 ओम का लगा है। तो चलिए ए और सी के बीच में कितना लगा देते हैं हम लोग 6 ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं, 6 ओम का लगा दिए। अब देखिए ए और डी के बीच में देखते हैं, ए डी के बीच में कितना लगा है 3 ओम। ठीक है, ए और डी के बीच में कितना लगा है 3 ओम। आपको समझ में आ जाए फिगर, यहां से भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिगर आपको समझ में आ जाए इसलिए ऐसा बना रहे हैं 3 ओम। देखिए सी और डी के बीच में क्या लगाया है गैल्वानोमीटर, तो सी यहाँ है, डी यहाँ है, हम भी गैल्वानोमीटर लगा देते हैं। गैल्वानोमीटर में कोई भी विक्षोभ नहीं है, मतलब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। देखिए यहाँ भी तो यहाँ का विभव कितना हो जाता बी हो जाता। ठीक है, तो सी और बी या बी और सी के बीच में 2 प्रतिरोध लगाया है, एक 15 ओम का, एक 8 ओम का। दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है ना, तो चलिए बी और सी के बीच लगा देते हैं। बी यहाँ है, सी यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, चलिए लगा देते हैं। एक तो 15 ओम का लगाया है और इसी के समांतर में एक प्रतिरोध लगा दिया है, कितने का 8 ओम का। ठीक है ना, 8 ओम का लगा दिया। और उसके बाद देखिए बी और डी के बीच में कितने का लगाया है 1.5 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे जो लगाया है वह 1.5 ओम का 1.5। ए और बी के बीच में बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, तो चलिए ए और बी के बीच में हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कह रहा है फिगर में सवाल में पहले ही कहा। ठीक है, सवाल में एकदम पहले ही इसने बोल दिया है कि ये संतुलन है। ठीक है, दूसरा फिगर कह रहे हैं कि फिगर 2 के लिए, फिगर 2 के लिए किस अवस्था में है बताइए। ये दोनों ये जो फिगर बनाया गया है किस अवस्था में है, संतुलन अवस्था में है। अगर इसको हम बोले R1, इसको बोल दे R2, ये बोल दे R3, और ये पूरा मिलकर जितना दे रहा है वो बोल दे, सॉरी ये R3 बोलते हैं, R3 ये बोल देते हैं, और ये पूरा ये R4 है। ठीक है, ये दोनों मिलकर के कितना दे रहे हैं R3 दे रहे हैं। तो व्हिटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में क्या होता है, व्हिटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में क्या होता है आप बताइए, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। सपोज करते हमें इसका मान नहीं पता है। ठीक है ना, ये दोनों मिलकर के कितना दे रहे हैं R3 दे रहे हैं, तो वही R3 हमने यहाँ पे लिखा है। तो चलिए R1 का मान देखिए कितना है, R1 मतलब ये वाला प्रतिरोध 6 ओम, R2 मतलब ये वाला प्रतिरोध, यहाँ पे R2 देखिए माना है कितना दिया है 3, इज इक्वल टू R3 ये दोनों मिलकर दे रहे हैं, हमें नहीं पता है, लिख देते हैं R3 बटे कितना है R4 का मान कितना है 1.5। ठीक है ना, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये 1.5 इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी R3 का जो मान आएगा वह 2 गुणे 1.5 आएगा, यानी R3 का जो मान है वह 3 ओम है। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ये वाला दोनों मिलकर के कितना दे रहे हैं 3 ओम, ये दोनों मिलकर के कितना दे रहे हैं 3 ओम, लेकिन दोनों किस क्रम में हैं, ये दोनों हैं समांतर क्रम में। चूंकि 15 ओम व R किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ये वाला फिगर हमने जो बनाया है वो केवल आपको समझाने के लिए बनाया है। तो बताइए समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, 1/R1 + 1/R2 से।
इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हमें मिल गया है 3, यानी 1/3 R1 मतलब मान लेते हैं R है 1/R इज इक्वल टू R3। ठीक है, ये आप हमने केवल माना है, ठीक है ना। ये वाला कितना है 15 ओम है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मान लेते हैं R2, ये फार्मूला है, ठीक है ना, ये फार्मूला है, ऐसा नहीं है R1 यहाँ लिखा है R2 यहाँ लिखा है तो इन दोनों को लिखेंगे, ये फार्मूला है समांतर क्रम में, इसको जानते हैं तो आप इसको रफ कर सकते हैं। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध कितना है 1/3। पहला वाला कितना है बताइए, पहला वाला कितना है 15, दूसरा वाला कितना है R। ठीक है, इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां से चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आपको शायद से दिखाई दे रहा हो, तो 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये 1/15 प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी 1/3 माइनस 1/15 हो जाएगा। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 माइनस 1 हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 4/15, यानी R बराबर कितना हो जाएगा 15/4 ओम। ठीक है, तो ये इस वाले R का मान है, कितना है 15/4 ओम है। ठीक है ना, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप चाहे तो दशमलव में भी बदल सकते हैं, अगर दशमलव में बदल देंगे तो 3.75 आ जाएगा, इसको आप दशमलव में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फिगर नंबर 1 के लिए है, ये फिगर नंबर 2 के लिए है। ठीक है, फिगर नंबर 2 का जो दूसरा रूप होगा वह इस प्रकार से, ये ऐसा फिगर बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ऐसा फिगर रहेगा तो आप कहेंगे कि नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो इसी फिगर को हमने इस रूप में बनाया ताकि आपको पता चले कि ये भी क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 था। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न चित्र में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध एवं बिंदुओं A व B के बीच प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का मान बताइए। देखिए यहाँ पर एक बिंदु दिया है A, दूसरा बिंदु दिया है B। इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। उसके बाद निकालना है A और B के बीच कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, A और B के बीच कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये भी हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये जो फिगर बनाया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां से कोई धारा I अगर चला यहां पहुंचा तो दो भागों में बढ़ गया, कुछ धारा ऊपर जाएगा कुछ धारा नीचे। मान लेते हैं I1 नीचे आ रहा है, I2 कुछ इस प्रकार से है। ठीक है ना, अब देखिए I2 ये जितना धारा इसमें आएगा उतना ही धारा इसमें, ये दोनों किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये दोनों किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है। चलिए देख लेते हैं, ये A है ये B है, ये सपोज करते हैं C है, ये देख लेते हैं क्या है D है। इस फिगर को दूसरे रूप में हम लोग बना करके सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ पाए। ठीक है, C है D है, ये A ये B ये C और ये D। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं A और C के बीच में। देखिए A यहाँ है मतलब यहाँ भी A ही होगा। A और C के बीच में कितने ओम का प्रतिरोध लगाया है 1 ओम का, तो A और C के बीच में हमने 1 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, वही फिगर है, अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो डायरेक्ट इसे आसानी से कर सकते हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ये तरीका देखिए, A और C के बीच में 1 ओम का प्रतिरोध। अब बात करते हैं A और D के बीच में। देखिए 1 ओम लगाया है 1 ओम, दोनों किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, 1 1 2 हो जाएगा। यानी A यहाँ है D यहाँ है, A और D के बीच में 1 + 1 2 ओम का लगाया है, तो A और D के बीच में हम चलिए 2 ओम का लगा देते हैं। A और D के बीच में 2 ओम का लगा देते हैं। उसके बाद देखिए C और D के बीच में कितना लगाया है 5 ओम, तो चलिए C और D के बीच में हम लोग 5 ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं। यहाँ 5 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। C यहाँ है B यहाँ है, B यहाँ पहुँच जाएगा। देखिए B यहाँ भी होगा, यहाँ का अगर विभव B तो यहाँ का विभव भी। ठीक है, तो B और C के बीच में कितना है 2 ओम, तो B और C के बीच में कितना है 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध हम लोग लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं 2 ओम। अभी क्या बचा है B और D के बीच में, तो देखिए B और D के बीच में दो प्रतिरोध, ये 1 ओम 3 ओम, 1 ओम 3 ओम के दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, दोनों को आपस में जोड़ देते, 3 1 4, यानी B और D के बीच में कितने ओम का लगा है, B और D के बीच में कितने ओम का लगा है 4 ओम का लगा है। ठीक है, 4 ओम का लगा है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से
एक बैटरी से। देखिए बैटरी किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में हम लोगों ने जोड़ दिया। बैटरी कितना है 2.5, और उसके बाद यहाँ पे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगाया है, ठीक है, सेल लगाया है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान दिया है 0.5 ओम, ठीक है। तो ये फिगर कुछ इस प्रकार से बन गया। ये वाला जो फिगर था, ये वाला फिगर हमने कुछ इस प्रकार से बनाया, कुछ भी नहीं किया है, बस इस प्रकार से लिखा, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, और पूरे को इस प्रकार से जोड़ दिया। ए और बी के बीच में लगा था जो, उसको ए और बी के बीच में लगा दिया, मतलब पूरा सिस्टम हमने इस प्रकार से किया। अब चलिए देखते हैं ये आपको कैसा लगने लगा है, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आप जानते हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह लगने लगा आपको, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर ये बटे ये बराबर हो जाए, ये रेजिस्टेंस बटे ये वाला रेजिस्टेंस बराबर हो, ये वाला रेजिस्टेंस बटे ये वाला रेजिस्टेंस, यानी 1/2 अगर बराबर हो जाए इस 2/4 के, 2/4 के, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें देखने में लग रहा है दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है ना। अब जब दोनों बराबर हो गए तब इस बीच वाले में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये क्या होगा, सर्किट से बाहर मतलब उसी में लगा रहेगा, लेकिन इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस वाले में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन ही नहीं करते, मान लेते हैं लगा ही नहीं है, ठीक है। कब, जब ये प्रतिरोध बटे ये वाला प्रतिरोध बराबर हो, ये प्रतिरोध बटे ये वाला प्रतिरोध, अर्थात व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, संतुलन में है, अर्थात संतुलन अवस्था में है। व्हीटस्टोन ब्रिज किस अवस्था में है, संतुलन अवस्था में है। अब बताइए जब संतुलन अवस्था में है तब क्या होगा, संतुलन अवस्था में क्या है, तो इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है, सी और डी के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, के बीच धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, बताइए धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब धारा यहां से चला ऐसे I1, ठीक है, ए और सी के बीच देखिए I1 धारा जा रहा है, इसमें कितना धारा जा रहा है I2, ठीक है, तो I1 धारा इसमें जाएगा, इसमें तो धारा जाएगी ही नहीं, इसमें चला जाएगा डायरेक्ट, तो I1 धारा इसमें जा रहा है, यानी ये वाला ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो 1 ओम व 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। अब जब श्रेणी क्रम में है तो बताइए आर डैश का मान कैसे निकलेगा, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, यानी 3 ओम। उसी प्रकार से ये 2 ओम ये 4 ओम किस क्रम में है, 2 ओम व 4 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में है। अब बताइए जब श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा, आर डबल डैश का मान, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से धारा का बंटवारा हो रहा है, धारा इधर जा रही है, उसके बाद धारा इधर जा रही है, दोनों धारा यहाँ पे आपस में आकर के मिल रही है। अगर आई इधर जा रहा है तो आई इधर भी जाएगा, ठीक है, तो यानी यहाँ धारा का बंटवारा हो रहा है, यानी ये दोनों इस दोनों के किस क्रम में है, समांतर क्रम में। देखिए धारा बढ़ रहा है 2 भागों में, अब धारा बढ़ रहा है तो यानी ये पूरा इस पूरे वाले के साथ किस क्रम में है, समांतर, यानी आर डैश और आर डबल डैश, आर डैश व आर डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। आप बताइए जब समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 1/r = 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। 1/r डैश का मान कितना हो जाएगा, 1/3, r डबल डैश का मान कितना है, 1/6। एलसीएम ले लेते हैं 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6 सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से 1/r = हो जाएगा 3/6, कट जाएगा 1/2। दिस इम्प्लाइज, देखिए 1/r बराबर 1/2, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2 ओम। यानी कि जो इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकला है वो कितना निकला है, 2 ओम। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, सॉरी पूरे परिपथ का नहीं, इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध कितना है, r बराबर क्या है, 2 ओम है। अब देखिए ये वाला 2 ओम और ये जो नीचे बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, आप जानते हैं कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध के साथ जो बाह्य प्रतिरोध होता है वो सदैव श्रेणी क्रम में होता है। आंतरिक प्रतिरोध के साथ ये जो बाहर, ये जो अंदर वाला लगा है, ये इस पूरे के साथ, ये जो ऊपर पूरा लगा है उसका मान कितना आया, 2। अब ये 2 ओम और ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ये किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। चूंकि आर और स्मॉल आर श्रेणी क्रम में होते हैं, स्मॉल आर क्या है,
स्मॉल आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में होते हैं। अतः तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताइए। अतः जो तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंस होगा वह दोनों को जोड़ देते हैं, R प्लस R का मान देखिए 2 है, स्मॉल r का मान देखिए कितना दिया है 0.5, यानी जो R इक्विवेलेंस है वह 2.5 ओम है। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि आपसे वैद्युत धारा का मान बताइए प्रवाहित होने। अब देखिए पूरे सर्किट का क्या निकल गया, तुल्य प्रतिरोध। एक आंसर ये पूछ रहा था, ये हमने निकाल लिया। अब पूरे सर्किट में कितनी धारा I प्रवाहित हो रही है, तो I बटे V बटे R। ठीक है, तो V का मान देख लीजिए कितना है, V का मान देखिए कितना है 2.5, और R जो रखेंगे वो इक्विवेलेंस वाला रखेंगे। ठीक है, तो I बराबर कितना हो जाएगा बताइए, V का मान कितना है 2.5 बटे R इक्विवेलेंस कितना है 2.5, ये 2.5 से कट जाएगा, I बराबर आ जाएगा आपका 1 एम्पियर। ठीक है, तो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है सर्किट में, कुल 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है, इजी है, बस आपको थोड़ा सा पकड़ना है कि ये व्हीटस्टोन श्रेणु का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को कुछ इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 21 आपको समझ में आया होगा। सब व्हीटस्टोन सेट पर ही आज हम लोग क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। ये देखिए वैद्युत वाहक बल का मान दिया है, सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, यानी टर्मिनल विभवांतर V का मान ज्ञात करना। ये सेल का वैद्युत वाहक बल दिया है, आपसे टर्मिनल विभवांतर को पूछ रहा है। तो सबसे पहले टर्मिनल विभवांतर के लिए इस ऊपर वाले सर्किट का जो बनाया है आपने, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो देखिए धारा यहां से चली, यहां पहुंची, 2 भागों में बटा, कुछ धारा यहां कुछ धारा यहां। अभी जस्ट इसके पहले एकदम ऐसा ही हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, एकदम ऐसा क्वेश्चन था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या कर रहा है, ये एक ऊपर वाला जो फिगर बनाया है वे संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है ना, ऊपर वाला जो है वो कैसा है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे, 1/2, देखिए 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/4, 2/4, यानी यहां से कट करेंगे तो 1/2 बराबर 1/2 आ जाएगा। देखिए संतुलन अवस्था है कि नहीं, यहां से भी आप निकाल सकते हैं, 1/2 बराबर होगा 2/4 के, 1/2 बराबर होगा 2/4 के। ठीक है ना, तो यहां से देखिए 1/2 इज इक्वल टू 2/4, यानी कि P/R1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R3/R4। इस कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है तो इस बीच वाले में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, बीच वाले में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये बीच वाला सर्किट क्या हुआ, बाहर हो गया। अब बीच वाला सर्किट बाहर हो गया, ऐसा नहीं कि इसको निकाल के बाहर कर देंगे, ये उसमें रहेगा लेकिन इसका कोई काम नहीं, इसकी गणना ही हम लोग नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं, ये जो फिगर है ऊपर वाला कैसा है, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था है। ठीक है, कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज यह एक एकदम कैसे है, अगर ना समझ में आए तो बना दे फिगर, कमेंट करिएगा। ठीक है ना, यह एक संतुलित, एकदम इसके पहले वाला ही जैसा है, जैसे आपने फिगर बनाया था वो बना सकते हैं। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, यह एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब बताइए जब संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है तब क्या होगा, तब बताइए क्या होगा, इस बीच वाले में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी I1 I2। ठीक है, अब देखिए I1 की बात करेंगे, I1 इसमें गया, यानी 1 ओम 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, जितनी धारा इसमें उतनी धारा इसमें। तो 1 ओम और 2 ओम किस क्रम में है, 1 ओम व 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। बताइए तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R डैश इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देते हैं, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 ओम। अब नीचे वाला देखिए 2 ओम 4 ओम, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। कहेंगे कि 2 ओम व 4 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। आप बताइए जब श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा, R डबल डैश का जो मान होगा वह इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 + 4 इज इक्वल टू 6 ओम।
अब देखिए ये पूरा यहां से धारा दो भागों में बढ़ रहा था, धारा का बंटवारा हो रहा है मतलब समांतर क्रम। ऊपर वाला नीचे वाले के साथ किस क्रम में है? समांतर। क्यों? क्योंकि धारा दो भागों ऊपर नीचे बढ़ रहा है। ठीक है, यानी आर डैश जो हमें मिला है वह आर डबल डैश जो है वह किस क्रम में है? समांतर क्रम में। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। अब बताइए जब समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। आप बताइए 1/r इज इक्वल टू r डैश का मान कितना है? 3। r डबल डैश का मान कितना है? 6। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 6। 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, यानी r इज इक्वल टू कितना? देखिए 2 1 3, 3/6 पलट दिया, 6/3 यानी कि 2 ओम। शॉर्टकट में भी ढेर सारे सवाल हम लोगों ने लगा लिया है, समझ गए होंगे। आर का मान कितना आ गया? 2 ओम। अब पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ रहा है कि टर्मिनल विभवांतर भी का मान बताइए। तो टर्मिनल विभवांतर भी बराबर होता है E माइनस आई आर। अभी हमें धारा का भी मान नहीं पता है, चलिए धारा I का मान निकाल लेते हैं। I बराबर होता क्या है? I बराबर होता है E/R प्लस आर। धारा का मान ये भी हमने निकालते हैं, हाँ निकालते हैं। ई क्या है? ई ये सेल का वैद्युत वाहक बल है। आर क्या है? जो आपने लोड रेजिस्टेंस लगाया है ऊपर वाला जिसका मान अभी लगाया है। स्मॉल आर क्या है? लोड इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो चलिए आई बराबर ई का मान कितना है? 2.5। आर का मान कितना है? देखिए आर का मान कितना है? 2। स्मॉल आर का मान कितना है? 0.5। ठीक है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 2.5/2.5 कैंसिल हो जाएगा। आई बराबर कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। आई बराबर कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। पूछ क्या रहा है? टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर भी बराबर होता क्या है? E माइनस आई आर। यही आई आर जो विभवांतर होता है वो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्षय हो जाता है, कम हो जाता है। तो E मतलब वैद्युत वाहक बल कितना है? 2.5। आई वैद्युत धारा का मार्ग हमने निकाला 1 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.5। ठीक है, V बराबर कितना हो जाएगा? 2.5 माइनस 0.5, यानी V बराबर कितना हो जाएगा? 2.5 में से 0.5 को घटाएंगे तो 2 वोल्ट। ठीक है ना, तो जो आपका सेल का टर्मिनल विभवांतर है वो 2 वोल्ट है। ये चीजें थोड़ा सा हमने शॉर्ट कर दिया है, इसके जस्ट पहले ही हमने पढ़ा है। तो ये एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, कैसे है आप लोग समझे होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 22। आई होप क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए और पॉज करके इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में एक ऐसा थोड़ा सा जटिल कॉम्प्लेक्स फिगर बनाया हुआ है। वो कह रहा है कि यदि संलग्न परिपथ में बिंदु ए व बी पर विभव बराबर हो, बिंदु ए का विभव यानी यहाँ का विभव और यहाँ का विभव बराबर है, यानी इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जब विभव बराबर हो जाएंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो गणना कीजिए प्रतिरोधी अक्ष। ये जो प्रतिरोध यहाँ पे लगाया है ये वाला, इसका मान आपको निकालना है। 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, इस वाले में कितनी धारा बह रही है, इस वाले में कितनी धारा बह रही है, ये भी निकालना है। बैटरी से ली गई कुल धारा, यहाँ से बैटरी से कितना धारा कुल निकल रहा है वो भी बताना है, और बैटरी द्वारा दी गई शक्ति का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 में ढेर सारे फिगर बनाए। इस फिगर को सबसे पहले समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट फिगर है, उसको समझ लेते हैं। देखिए 4 बिंदु हमें मेल दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी। ठीक है ना, तो चलिए ए देखिए ऊपर बनाया है, बी यहाँ बनाया है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी हम लोग यहाँ बना देते हैं और डी यहाँ बना देते हैं। ठीक है ना, ये 4 फिगर है, हाँ है। चलिए इन सब के बीच प्रतिरोध लगाते हैं। ए और सी, ए यहाँ है, सी यहाँ है, ए और सी के बीच में देखिए कितने ओम, ए सी के बीच में कितना लगाया है? 5 ओम। ये फिगर अगर आप समझ गए तो इजिली समझ जाएंगे ये वाला पूरा क्वेश्चन। ठीक है ना, 5 ओम का लगाया है। ए और डी, ए और डी के बीच में देखिए कितना लगाया है? 10 ओम। ए और डी के बीच कितने ओम का प्रतिरोध लगाया है? 10 ओम। 10 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। उसके बाद देखिए बी और सी, बी और सी यही है ना, बी सी कितने का लगाया है? 4 का लगाया है। तो चलिए 4 का लगा देते हैं। यहाँ पे कितने का? ये 4 ओम है। ए और सी के बीच में 5 ओम का प्रतिरोध है, ए और डी के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध है। ए और बी के बीच में कितना है? देखिए ए और बी के बीच में कितना है? देखिए ए और बी के बीच में है 10 ओम का प्रतिरोध।
ठीक है ना, 10 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, ये आपका कितना है 10 ओम, और इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही। यहाँ पे अगर कोई धारा जा रही है तो कितना है 0 है। ठीक है, जब कोई धारा प्रवाहित नहीं रही तो इसका हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए बी और डी के बीच में कितना दिया है, बी और डी के बीच में दिया है, बी और डी के बीच में आपने देखा x है, x ओम। ठीक है ना, यहाँ पे आपका d है। फिर से देखिए ये वाला भी 15, इन सबको पांचों को तो लिख लिया, लेकिन ये 15 वाला भी बचा है। तो 15 इन पूरे के साथ श्रेणी क्रम में है, तो इन पूरे के साथ हम लोग क्या करते हैं श्रेणी क्रम में। सपोज करते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट E है, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट E बना दिया। ठीक है, देखिए जो बैटरी लगा है वो किसके किसके बी और ई सी के बीच में लगा है, ए और सी के बीच में। तो बैटरी हम लोग कहाँ लगा देते हैं, सॉरी सेल है, बैटरी नहीं, सेल को हमने कहाँ लगा दिया, ई और सी के बीच में। यहाँ पे आपका ई था, यहाँ आपका सी था, तो ई और सी के बीच में हमने सेल को लगा दिया। कितना है 15 वोल्ट। ठीक है ना, सॉरी 5 वोल्ट। और ये जो हमने ई और डी के बीच में लगाया, ई और डी के बीच में कितने का लगा है 15 ओम। इस फिगर को हमने इस प्रकार से बना दिया। अब देखिए या इतना आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये वाला क्या दिखाई दे रहा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। और ऑलरेडी क्या है कि बिंदु ए और बिंदु बी का विभव बराबर है, यानी बिंदु ए का विभव बिंदु बी के विभव के बराबर है, यानी इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अतः इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब बताइए जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये। ठीक है, ये बटे ये, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज यही कहता है ना, अगर इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो तो ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये। अतः व्हीटस्टोन के सिद्धांत से, अतः व्हीटस्टोन के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन का सिद्धांत क्या कहता है, सबसे पहले आप बताइए। कोई धारा इसमें न प्रवाहित हो तो ये बटे ये मतलब 5 के बटे 4, 5 के बटे 4 बराबर होगा ये बटे ये, यानी 10 के बटे x, 10 के बटे x। ठीक है, कैपिटल X। यहां से बताइए हमें मान निकालना है, ये x क्या है, इधर भाग में है, इधर जाएगा तो 5 के साथ गुणा होगा, 5x हो जाएगा। 4 इधर भाग में है, 10 3 गुणा करा देते हैं तो 10 चौक 40 हो जाएगा। ये 5 इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग, यानी 40 बटे 5, इससे कैंसल। x का मान कितना आ गया 8 ओम। x का मान हमें पता चल गया, यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस लगाया उसका मान कितना है 8 ओम। ये आपका क्या था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस फिगर को हमने इस प्रकार से बनाया है, आई होप ये समझ पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, बात पूछ रहा है कि 5 ओम इसमें प्रवाहित धारा का मान बताइए। इस वाले में कितनी धारा प्रवाहित होगी, हमने सपोज किया I1 धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, I2 धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, इस सेल से जो धारा निकल रहा है उसका मान क्या है I है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे सामने एक समस्या है, इसमें धारा निकालना है। तो ये प्रतिरोध देखिए, इसमें धारा I1 बहेगा तो इसमें भी कितना I1 बहेगा, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो समान धारा बहेगी। तो अब हमारे सामने समस्या है कि C और D के सिरों के बीच का क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। इस C और D के सिरों के बीच का विभवांतर कैसे निकलेगा, C और D के बीच का विभवांतर कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर C और D के बीच का विभवांतर पता होगा तभी तो इसमें प्रवाहित धारा का मान पता चल पाएगा, क्योंकि ये दोनों C और D के ही बीच में तो लगे हैं। अब चलिए हमारे सामने चुनौती है कि C और D के सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है। तो सबसे पहले इससे कुल कितनी धारा निकल रही है वो निकालिए। तो सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये जितने भी प्रतिरोध लगे हैं इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, अब चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था है, यानी इस बीच वाले में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, यानी ये वाला बीच वाला जो है इसका कोई भी काम नहीं है, इसकी तुलना इसको हम लोग क्या करते हैं नगण्य कर देते हैं, इसकी गणना ही नहीं करते। अब देखिए 5 ओम 10 ओम किस क्रम में है, 5 ओम 10 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो ये दोनों मिलकर के कितना देंगे 5 + 10। ठीक है, ये दोनों मिलकर के हमने माना R डैश है, कितना दे रहे हैं 5 10 + 15 ओम। कैसे बताइए, यहाँ पे चलिए लिख देते हैं 5 ओम व 10 ओम किस क्रम में है, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है।
आप बताइए श्रेणी क्रम में जब है तो क्या हो जाएगा इतना। अब देखिए ये दोनों भी कितने क्रम में है, ये R और ये X का मान हमने निकाल लिया है 8। 4 और 8 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो 4 ओम व 8 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। आप बताइए R डबल डैश का मान कितना हो जाएगा, 4 + 8 इज इक्वल टू 12 ओम। श्रेणी क्रम में दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब बताइए ये दोनों मिलकर के ये पूरा ऊपर वाला नीचे वाले के साथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। R डैश व R डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। आप बताइए जब समांतर क्रम में है तो 1/r, ठीक है, ट्रिपल डैश मान लेते हैं। इन पूरे का जो तुल्य प्रतिरोध व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसका तुल्य प्रतिरोध R ट्रिपल डैश आएगा। तो 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश है। R डैश का मान कितना है 15, R डबल डैश का मान कितना है 12। चलिए इसको सॉल्व अप करते हैं, ठीक है ना। तो 1/r ट्रिपल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 60 आएगा। 15 चौका 60, 4 का गुणा 1 में होगा। 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 तो 5 हो जाएगा। यानी कि 1/r डैश का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा 9/60, यानी R ट्रिपल डैश का जो मान आएगा वह 60/9। चलिए देखिए 60/9 कट कर देते हैं, किससे 3 से, तो 3 20 के बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये किसका इक्विवेलेंस आया है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का। अभी भी इसके साथ ये 15 ओम वाला भी लगा है, अभी तो केवल इसका हमने निकाला है, अभी ये 15 ओम क्या है बाकी है। यानी जो R ट्रिपल डैश है वह ये 15 ओम है, किस क्रम में है, श्रेणी में है, ठीक है। अब श्रेणी में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंस R इक्विवेलेंस कैसे निकलेगा, R ट्रिपल डैश प्लस 15 ओम को जोड़ देते हैं तो R इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा आप बताइए। R ट्रिपल डैश का मान कितना है 20/3 गुणे 15, सॉरी प्लस करेंगे ना, तो प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15/1 कर देते हैं, R इक्विवेलेंस का मान निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा बताइए, 3 1 कम 3, ठीक है। तो 3 का 1 का गुणा 20 में करेंगे 20, 1 3 या 3 15 3 45, यानी जो R इक्विवेलेंस आएगा वह 45 20 65/3, ठीक है। पूरे का जो तुल्य प्रतिरोध आया है, पूरे का जो तुल्य प्रतिरोध आया है वह पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कितना है 65/3 ओम, ठीक है ना। ये तो पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध है। अब हमें क्या निकालना है, धारा कितना प्रवाहित हो रही है। तो I बराबर क्या होता है V/R, I बराबर क्या होता है V/R। तो I का पूरे सर्किट में जो धारा प्रवाहित हो रही है I, V का मान बताइए कितना है, V का मान यहाँ दिया है 5/R। चलिए V का मान देखिए कितना है 5/R, R का मान कितना है 65/3। ये 3 सबसे नीचे है, सबसे ऊपर चला जाए। I बराबर कितना हो जाएगा 5/3 के बटे 65, 5 कट जाएगा 13 × 65, यानी जो I का मान होगा वह 3/13 हो जाएगा। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी इससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो हमें नहीं मिला। अब देखिए अभी क्या निकाल रहे हैं, अभी क्या निकाल रहे हैं, हमें C और D के सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है। तो C और D के सिरों के बीच का विभवांतर कैसे निकालेंगे, इसमें प्रवाहित धारा I गुणे C और D के सिरों के बीच का प्रतिरोध, यानी RCD। यानी ये RCD क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज के सिरों के बीच का प्रतिरोध हमने निकाला था, कहाँ है, यहाँ है, R ट्रिपल डैश 20/3। देखिए ये पूरा मिलकर कितना दे रहे थे 20/3। तो यहाँ से VCD का मान कितना हो जाएगा, धारा I का मान कितना है 3/13, और RCD का मान कितना है, C और D के सिरों के बीच का प्रतिरोध कितना है 20/3। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। C और D के सिरों के बीच का जो प्रतिरोध आ गया वह कितना हो गया 20/13, ठीक है। हमें क्या मिल गया, C और D के बीच का विभवांतर कितना 20/13 वोल्ट। अब धारा अब इसमें प्रवाहित धारा I1 का मान निकाल लेते हैं। देखिए इसमें यही कह रहा है ना 5 ओम में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो 5 ओम में यही I1 धारा प्रवाहित हो रही है। I1 बराबर क्या हो जाएगा VCD, C और D के सिरों के बीच में है, बटे कितना
इनके बीच का जो प्रतिरोध है, किसके किसके बीच में, देखिए इसके बीच का तुल्य प्रतिरोध I1 धारा इसमें प्रवाहित हो रही है इसमें, तो 5 और 10 कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। देखिए दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो यहां से I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VCD का मान कितना है 20/13 गुणे 15, ये कट जाएगा 4 पंजे ये 3, तो यहाँ से I1 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए 13 4 के बटे 39 एम्पियर, ठीक है ना। अब इसके आगे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये देखिए पहला था। अब समझिए दूसरे वाले को यहां से सॉल्व कर रहे हैं, सी और डी के सिरों के बीच का हमें क्या निकालना था, विभवांतर। इसलिए चलिए तीसरा निकाल लेते हैं। तीसरा देखिए क्या कर रहा है कि यक्स ओम के प्रतिरोध में धारा, इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो इसमें देखिए I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो I2 ये भी देखिए सी और डी के सिरों के बीच है, प्लस इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, देखिए I2 धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, इसमें प्रवाहित हो रही है, इन दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध 4, यक्स का मान निकाला है 8, 4 8 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो I2 बराबर कितना हो जाएगा आप बताइए, VCD का मान कितना है, VCD का मान कितना है, देखिए 20/13 गुणे ये वाला 12 जो 12 है, ठीक है। चलिए इसको कट करते हैं, तो ये 10 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 6, ये 3 हो जाएगा, ये 5, यानी कि जो धारा I का मान होगा वो 5/39 हो जाएगा एम्पियर, ठीक है ना। ये इस वाले में कहिए या इस वाले में कहिए इतना धारा प्रवाहित होगी। अब आगे क्या पूछ रहा है, बैटरी से ली गई कुल धारा, तो बैटरी से कुल कितनी धारा ली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे शायद से आपको दिखाई दे रहा हो 4, कुल धारा बताइए कैसे निकलेगा, कुल धारा बराबर हो जाएगा I इज इक्वल टू क्या, V का मान कितना है 5 वोल्ट बटे कुल विभवांतर, सॉरी कुल प्रतिरोध इक्विवेलेंस कितना आया है 65/3। देखिए कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना आया है 65/3, और यहाँ पे देखिए I का मान हमने निकाला भी है, इसको निकालने का जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे I का मान, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, I का मान कितना है 3/13 एम्पियर। ये कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो 3/13, या इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से कुल कितनी धारा है यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है बैटरी द्वारा ली गई शक्ति P बराबर क्या होता है I² × R कौन सा रखेंगे, इक्विवेलेंस वाला, तो P बराबर कितना हो जाएगा I, कुल धारा कितना है 3/13 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 बार 3/13 गुणे 3/13, R इक्विवेलेंस का मान देखिए कितना है 65/3, 13 × 65 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा। क्या बचा है लिख लेते हैं, P बराबर देखिए 3 का गुणा 5 में करेंगे 15/13 वाट, ये कुल शक्ति आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 है थोड़ा सा बड़ा हो गया है। x का मान हमने यहाँ पे निकाला है। दूसरा जो क्वेश्चन था I1 का जो मान है यहाँ से है, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, I1 का मान VCD, ये सब प्रोसेस हमें लगे VCD निकालने में, C और D के सिरों के बीच का विभवांतर निकालने में, ठीक है। I2 का मान तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो निकाला नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 थे। 23 में कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन थे। इन पांचों क्वेश्चन को हमने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग आराम से अच्छे से समझ करके लिख लीजिए। थोड़ा सा नज़दीक लिख गया होगा, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप पूरा अच्छे से देखे होंगे तो आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर दीजिए। अब इसको हम लोग रफ करने जा रहे हैं। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्न परिपथ में वैद्युत धारा I का मान बताइए। इसमें जो धारा I प्रवाहित हो रहा है उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ I धारा पहुंचेगा तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से आएगा 30 ओम, ये दोनों किस क्रम में है, इसको अगर R1 बोल दें, इसको बोल दे R2, इसको बोल दे R3। तो जो R1 R2 है वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम, जितना धारा इसमें उतना ही धारा इसमें, और इन दोनों के साथ ये वाला किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो R1 व R2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है।
तो बताइए तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 यानी 30 प्लस 30 यानी कि कितना 60 ओम। अब ये जो R डैश इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध मिला है वो वाला, और ये R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो R डैश व R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, अब समांतर क्रम में है तो बताइए तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, 1/R इज इक्वल टू पहला 1/R डैश प्लस 1/R3। तो चलिए लिख लेते हैं 1/R। R डैश का मान कितना है 60 ओम। ठीक है, ये 60 रहना चाहिए, 30 60 होगा ना। तो यहाँ R3 का मान देखिए कितना है, R3 का मान 30 है। इसको सॉल्व कर लीजिए अब आप लोग एकदम इजी तरीके से। कितना हो जाएगा 60, 60 एकम 60, 1 30 दूना 60 यानी कि 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 3/60। ये इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3/20। पलट देते हैं, R बराबर कितना हो जाएगा 20 ओम, यानी कि परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वह कितना है 20 ओम है। यानी ये तीनों मिलकर के कितना दे रहे हैं 20 ओम दे रहे हैं। अब प्रवाहित धारा I का मान निकाल लेते हैं। I बराबर होता है क्या V/R इक्विवेलेंस यानी तुल्य प्रतिरोध। ठीक है ना, तो चलिए I बराबर V कितने का विभव लगाया है 2/R, R कितना आया है 20 ओम। ठीक है ना, तो यहाँ से I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कट जाएगा 1/10 भाग दे देते हैं, I बराबर आ जाएगा 0.1 एम्पियर। ये है एकदम इजी क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमें धारा का मान निकालना था। धारा का मान हमने एकदम आसान तरीके से निकाल लिया है। जो मान आया है वह है 0.1 एम्पियर। वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए बिंदु A और C के बीच का विभवांतर। यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, A और C के बीच का विभवांतर निकालना है। उसके बाद तुल्य प्रतिरोध निकालना है, A और C के बीच का तुल्य प्रतिरोध, I1 और I2 का मान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिए ये कैसा है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में ये बटे ये, अगर ये बटे ये हो जाए, ठीक है 15/30, देखिए 15/30, इस ये वाला प्रतिरोध बटे ये वाला प्रतिरोध अगर बराबर हो जाए, ये वाले प्रतिरोध बटे ये वाले प्रतिरोध के, सबसे पहले चेक करते हैं ये बराबर है, हाँ बराबर है, कट कर देते हैं 1/2 1/2 आ गया। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इस बीच वाले में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इसकी गणना ही हम लोग नहीं करते, ये नगण्य हो जाता है। ठीक है ना, दोनों बराबर हो गए यानी बीच वाले में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है ना, कहेंगे कि यह एक क्या है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। यह एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, यह एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब बताइए जब संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा 10 ओम वाले प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, 10 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, 10 ओम में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, 10 ओम वाले में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब चलिए जब कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही है तब क्या होगा, बताइए तब क्या होगा। तब देखिए ये 15 ओम ये 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। 15 ओम व 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब जब श्रेणी क्रम में है तो R डैश का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद 30 ओम 6 ओम किस क्रम में है, 30 ओम व 6 ओम किस क्रम में है, श्रेणी में ही है। ढेर सारे क्वेश्चन को आपने बोले देख लिया है व्हीटस्टोन ब्रिज पर, इसको आसानी से कर पाएंगे। R डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं, 30 + 6 यानी कि 36 ओम। अब ये पूरा इस पूरे के साथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। R डैश व R डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। अब जब बताइए समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। 1/R मतलब 18 प्लस 1/R डबल डैश मतलब 36। दिस इंप्लाइज डेट 1/R इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। 18 दूना 36 प्लस 1 यानी 3/36 कट कर देंगे 1/12 यानी जो तुल्य प्रतिरोध R का मान होगा वह 12 ओम होगा। ठीक है, इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कितना है, 12 ओम।
अब हमसे क्या पूछ रहा है I1, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा AC के सिरों के बीच का विभवांतर बटे इसमें प्रवाहित धारा। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना है R डैश है। ठीक है, देखिए I1 इसमें भी बहेगा इसमें भी बहेगा दोनों में, तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध रखते हैं। तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भी का मान कितना है 6 बटे R डैश का मान देखिए कितना है 18, कट जाएगा कितना हो जाएगा 1/3 एम्पियर। 1/3 एम्पियर का ये, या फिर भाग दे देते हैं 0.33 एम्पियर का ये क्या है I1। I2 निकालना है, तो I2 धारा देखिए नीचे वाले में इसमें भी बह रहा है इसमें बह रहा है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश है। R डबल डैश का मान कितना है 36 ओम है। ठीक है, तो V के बटे R डबल डैश, तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V कितना है बताइए 6, R डबल डैश का मान कितना है 36, यानी इधर कट कर देते हैं कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है ना, तो I2 का जो मान है 1/6 एम्पियर कह दीजिए, भाग दे देते हैं तो 0 6 एकम 6 4 36। ठीक है ना, उसके बाद 6 एम्पियर। ठीक है, इतनी धारा इस नीचे वाले में जाएगी, ऊपर वाले में इतना धारा जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। आई होप क्वेश्चन नंबर 25 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पर जितने भी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर लिया है। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी दबा दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।